हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो जिसके लिए आप काफ़ी वेट कर रहे थे फॉर द मॉडल टेस्ट पेपर्स एंड द केस लॉस पार्ट ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स पहले आपको बता दूं कि मैं जो लेक्चर्स है ऑब्वियस है रीजंस होंगे स्टूडेंट्स की टाइम का बहुत शॉर्टेज है मेरे एंड पे नहीं आपके एंड पे। तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि वो सारे जो लेक्चर्स के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं वो मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वाइल यू आर हियरिंग दिस थिंग तो आप ध्यान रखें, लिंक मैंने अपने फेसबुक आईडी पे वैसे रख दी है, आप वहाँ पे लॉगिन करके इंश्योर करें कि टेक द नोट्स ऑफ दिस थिंग, नहीं तो ये वीडियो देख के फ़ायदा भी नहीं जरा भी। तो पहले तो आप लिंक ले लें उसका, वहाँ पे आपको एक लिंक दे दी जाएगी, डाउनलोड कर लें वो पेपर्स को। एज वेल एज वहाँ पे 2 लिंक मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये लिंक होगा फॉर दी मॉडल टेस्ट पेपर्स, तो 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स रखे गए हैं तो वो एक होगा, दूसरा है फॉर द केस लॉस। स्टूडेंट्स एज फार एज द केस लॉस इज कंसर्न, क्योंकि इस पे प्रेजेंटेशन लेवल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है। आप लोग को बता दो कि वैसे आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया नंबर ऑफ पेजेस, बात वो नहीं है। जितने भी केस लॉ स्टूडेंट्स मैंने ABC एनालिसिस, अच्छा जो स्टूडेंट्स लोग ने ABC एनालिसिस नहीं देखी होगी प्लीज़ इंश्योर करें कि वो ABC की मैंने एक फ़ाइल भी वो क्या कर दिया है, उसका फेसबुक में उसकी लिंक मौजूद है। तो तकरीबन आज से 4-5 दिन पहले, जब वो 5 या 6 दिन पहले की बात होगी, अराउंड 5th और 6th ऑफ अप्रैल और सो 5 और 6 अप्रैल के आसपास, तो वहाँ पे ABC का मैंने एक वीडियो प्लस उसका एक डॉक्यूमेंट का लिंक, तो लिंक आपको वहाँ से ABC की मिल जाएगी। अगर आपने वो लिया नहीं होगा तो पहले वो देख लें। तो वहाँ पे जितने केस लॉस है स्टूडेंट्स, वो केस लॉस को मैंने कैप्चर किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारे कैप्चर्स हो चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना कि वो केस लॉस में शुरुआत में तो चलो केस लॉ का तो नाम है, ब्रीफ फैक्ट्स ये भी दिया मैंने, ताकि अगर जो स्टूडेंट्स को फैक्ट्स ही पता नहीं है तो फिर वो डिसीजन लेके फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को फैक्ट्स पता है, लाइक से फॉर एग्जांपल ITC लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट टिप्स पे TDS डिडक्ट किया जाएगा या नहीं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको आइडिया ही है तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, वो फैक्ट्स को स्किप कर लें। उसके बाद मैंने इश्यू अंडर कंसिडरेशन दिया है, उसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको फैक्ट्स ही पता है तो उसके क्या मुद्दे होंगे वो भी आपकी जानकारी में होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको अपने आप को कन्फाइन करना होगा ओनली ऑन द रिमेनिंग एस्पेक्ट, जैसे प्रोविजन ऑफ लॉ, लॉ की प्रोविजन क्या है, एनालिसिस, उसकी एनालिसिस क्या होगी, एंड फाइनली द कंक्लूजन। आप ये 3 हिस्सों में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3 हिस्सों में अल्टीमेटली उसको रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो एज सच बहुत सारे केस लॉस जो है वो आपके नॉलेज में है, ऐसा ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नॉलेज में नहीं है, वैसे तो हमने सारे क्लास में करवाई दिए लगभग, लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन आप लोगों को उसकी प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स वो किस तरीके से आप अपना आंसर्स प्रेजेंट करेंगे वो चीज़ मैंने वहाँ पे आपको दे दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, देखिए आप नहीं करोगे तो कोई और ये फाइल देख के वो कर लेगा और उसकी प्रेजेंटेशन आपसे एक लेवल ऊपर चला जाएगा, तो डेफिनेटली मार्क्स तो किसको मिलने हो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्लीज़ इंश्योर करना। वैसे रेगुलर और कैप्सूल कोर्स स्टूडेंट्स मैंने वो सारे केस लॉस की प्रैक्टिस आपको करवा दी थी क्लास में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड एक वंस एंड फॉर ऑल एक जगह पे ही वो सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस अगर आपको एक जगह मिल जाते हैं, सो नथिंग लाइक दैट। तो वही अप्रोच है कि सारे केस लॉस को एक जगह रखा गया है तो दैट आपको आसानी होगी। अच्छा, उसमें कुछ कलरिंग किए होंगे स्टूडेंट्स, उसके कलर के पैटर्न्स को देखना कि मैंने कहा है कि एनालिसिस में ये कलर अगर किया गया होगा तो इसको आपको बाय हार्ट करने होंगे, समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो वो चीज़ आप उसको बाय हार्ट करके चलें। दैट इज़ वन थिंग दैट शुड बी बोर्न इन माइंड, ठीक है ना। तो वो केस लॉ स्टूडेंट तुरंत आप कर लें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 ग्रुप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, कम से कम आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो जितने केस लॉस हैं
उसको आप डिवाइड कर लें और हर दिन जो भी आपके पास 5-10 मिनट मिलता होगा ऑन योर डिवीजन बेसिस प्लीज़ इंश्योर करना कि वो केस लॉस को गो थ्रू कर देना, कम से कम एक, प्रेफरेबली 2 बार अगर देख लो, नथिंग लाइक दैट। सो देयरफॉर आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये केस लॉस आपके नॉलेज में है, नया कुछ नहीं पढ़ रहे हो, बस मैंने सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन लेवल पर अल्टीमेटली इस पर फोकस कर रखा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल नया मिल रहा तो कुछ नया चीज़ आ रही है। ऑन दैट नोट नाउ स्टूडेंट्स, अब मॉडल टेस्ट पेपर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आप लोगों को क्वेश्चन एज वेल एज उसके आंसर्स दे दिए गए हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ABC में तो मैंने पैटर्न तो आपको दे दिया है कि A कैटेगरी क्या है, B कैटेगरी क्या है, C कैटेगरी क्या होगा, तो उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप उसको गो थ्रू करें। इंश्योर करना जो अब मॉडल टेस्ट पेपर है उसको भी जो क्वेश्चंस इसके अंदर बनाए गए हैं, रखे गए हैं, केयरफुली इसको गो थ्रू कर लेना स्टूडेंट्स। अपनी वजह होगी उसकी कि एक्सपेक्टेड होगा मोस्ट लाइकली एज फार एज एग्जामिनेशन आर कंसर्न। किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखने को आ रहा है कि काफ़ी कुछ अमेंडमेंट्स और केस लॉस इतने फ्यूजन लेवल पर हैं कि आपको टुवर्ड्स द एंड, अगर मैं कहूँ आपकी इतनी प्रैक्टिस मैंने करवा दिया, ये मेरा फाइनल प्रैक्टिस आपके लिए है कि आप एक फाइनली इसको कंसोलिडेट करें विद द पेपर्स, कि भाई अगर ये पूरा सिलेबस अगर अल्टीमेटली आपके सामने आ जाए तो आप किस तरीके से इसको वो करोगे, तो क्या होगा, एक पूरी तरह से मेंटल मेकअप हो जाता है स्टूडेंट्स मॉडल टेस्ट पेपर्स को देख के। हमारे मॉडल टेस्ट पेपर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होती है कि वी एक्चुअली फोकस मोर टुवर्ड्स द कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स, तो वो उसकी चांसेस एग्जामिनेशन में ज़्यादा हो जाती है। प्लस वो एरियाज़ जो आप पसंद नहीं करते हो देखना, तो वो भी हम कैप्चर कर लेते ताकि ज़बरदस्ती बेसिस पे तो आप देख ही लोगे फिर। तो वो सिचुएशन को देखते हुए आई हैव केप्ट इट अक्रॉस इट 3 पेपर्स, ताकि एक मेंटल मेकअप फाइनली आपका हो जाए DT में कि किस तरीके से 3 पर्टिकुलर पेपर्स को गो थ्रू करने के बाद पूरा एक सिलेबस अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक तरीके से आपको उसकी ओवरव्यू मिल जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो चलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेसिफिकली ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके अंदर अमेंडमेंट्स वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लेंदी हो सकते हैं, तो शायद आप अपने एंड पे करो तो उलझ जाओ, फिर बाद में पता चले कि सर सामने यहाँ पर अल्टीमेटली काफ़ी टाइम जा रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, 40-45 मिनट्स लेके मैक्सिमम, तो उसको मैं वाइंड अप कर दूँगा। बाकी सारे क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स मैंने वहाँ पे दे रखे हैं, सो दैट क्विकली आप गो थ्रू करके इसको एक बार अपने तरीके से जस्ट ट्राई टू रैप इट अप so that you are at ease towards the end of your final leg of preparation as far as subject is concerned. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, आप लोग क्या करें फिर, मॉडल टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कुछ टिपिकल एरियाज यहाँ पे कवर कर रखे हैं सो दैट यू आर सपोज टू हैंडल दिस थिंग केयरफुली। स्टूडेंट्स डेफिनेटली ध्यान रखें आप लोग कि मॉडल टेस्ट पेपर्स में सारा आपका ABC तो नहीं आ सकता, अपनी लिमिटेशंस है कि आप ये बोलो कि पूरा वो आ जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है स्टूडेंट्स। इस वजह से ये एक आपको एक पूरी तरह से ये दे रहा है, कंप्लीटनेस दे रहा है कि किस तरीके से आप अपना पेपर्स का अप्रोच रखेंगे। एक कवरेज हो जाता है, फाइनल रिवीजन हो जाता है विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ज़्यादा थियोरी पढ़ के फ़ायदा नहीं, मैंने आपको ये भी बोला था कि वो इस वजह से आपको जिस तरीके से पेपर आप लिखोगे वैसा अगर आपको एक झटका मिल जाता है तो उस हिसाब से आपका एक क्या हो जाता है, प्रिपरेशन फुल प्रूफ हो जाता है एज फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न। नाउ विद दैट पर्टिकुलर नोट, चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। काफ़ी अमेंडमेंट्स के साथ क्वेश्चन बनाया गया है, जैसे कि ICAR डायरेक्ट टैक्स में क्वेश्चन बनाती है, ये देखा गया है, ये तो आप जानते ही हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चंस को बना के रखा गया है सो दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डील विद दिस। लेट्स हैव अ लुक। चलो स्टार्ट करें। मिस्टर पीटर, अ टेक्नोक्रेट
and an NRI till financial year 15-16 returns to India for permanent settlement on 1st of June 2016. Following details are furnished. तो ये स्टूडेंट्स पहली बात ध्यान रखना कि अब तक ये NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं है। तो ये इंडिया में आ रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए ऑन 1st of June 2016। नाउ इन दैट रिगार्ड अगर आपको पता होगा कि नंबर ऑफ डेज इनका 182 डेज के ऊपर चला गया है एज फार एज प्रीवियस ईयर 16-17 इज कंसर्न, इजंट इट। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे कि 182 डेज के ऊपर तो चलो चला गया है, लेकिन वो रेसिडेंट हो गया है, इसका मतलब कि वो रेसिडेंट हो चुका है। हाउएवर उसकी स्टेटस इस प्रीवियस ईयर 16-17 में रहेगी दैट ऑफ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि उसके जो एडिशनल कंडीशंस है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई हिज स्टेटस शैल बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फाइन स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब जल्दी से इसके पहले एडजस्टमेंट क्विकली पढ़ ले हम लोग। ही ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच इज सोल्ड ऑन 30th of April 2016. The house property was acquired on 2011-2012, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म हो चुका है फॉर रुपीज 80 lakhs. The house property is sold for रुपीज 1.25 crores. तो कितने में खरीदा बेचा वो आपको उसकी डेटा मिल चुकी है। He invests the partial sale proceed towards acquiring the shares of an eligible company. ध्यान रखना, उसने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच के उसके सेल कंसिडरेशन को यूटिलाइज किया है टू अक्वायर द शेयर्स ऑफ ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st June 2016. ही ओन्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी। ये इशारा किस तरफ जा रहा है आपको आइडिया लग गया होगा अब तक, 54 GB का एग्जामिशन की तरफ ये बढ़ रहा है। चलो देखते हैं आगे। The design of solar equipment of various dimensions and its manufacture, the intellectual property in such design is patented in the name of Mr. Peter in India. तो as such ये कंपनी में वो डिज़ाइन करती है सोलर इक्विपमेंट, उसके वेरियस डायमेंशंस को लेके, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। और इसमें से जो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो डिज़ाइन को लेके जो IPR है, वो मिस्टर पीटर के पास है, और वो उन्होंने क्या किया, इंडिया में वो पेटेंट को रजिस्टर कर रखा है। समझ रहे हो किस तरफ बढ़ रहे हो कि कंपनी ने, वो जो कंपनी है उसकी एक्टिविटी बता दी, जो पेटेंट है उस पर किस पे रजिस्टर किया गया, किसके नाम पे रजिस्टर किया गया है, मिस्टर पीटर के नाम पे। कहाँ पे रजिस्टर किया गया है, इन इंडिया। ये सब बातें आपको 54 GB तो है ही है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 115 BBF रॉयल्टी का जो नया सेक्शन बनाया है बाय फाइनेंस एक्ट 2016, वो भी यहाँ पे जुड़ चुका है। The company invests rupees 1 crore in new eligible plant and machinery on 31st of December 2016. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोटिस करना 54 GB वाली जो कंपनी है, जो एलिजिबल कंपनी है, उसमें जो नए स्टार्टअप या एलिजिबल बिजनेस में उन्होंने रखी है बात, तो कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले कैटेगरी को भी उन्होंने प्राथमिकता दी है। 54 GB में जो एलिजिबल कंपनी स्थापित होगी वो किस टाइप की बिजनेस करेगी, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो कंपनी को हम एक एलिजिबल कंपनी मान के चलेंगे। एनीवेज, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। बीइंग द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, मिस्टर पीटर रिसीव्स रुपीज 25 लाख ऑन 1st of February 2017 from imparting information concerning the working of various solar equipment design prepared. तो क्योंकि वो खुद उन्होंने इन्वेंट किया था, तो उसके उनके नाम पे रजिस्टर थी पेटेंट, तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को देने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दूसरों के साथ शेयर की, जिसके लिए उनको रॉयल्टी इनकम मिला 25 लाख का। ये रॉयल्टी इनकम 25 लाख 115 BBF में जाके आएगा।
बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर पीटर अप्लाइज फॉर हाउसिंग लोन। क्यों हाउसिंग लोन की आवश्यकता पड़ी मिस्टर पीटर को? क्योंकि उनका जो एक घर था चेन्नई में वो तो उन्होंने बेच दिया, जिससे उसने नई कंपनी स्थापित की, तो अब बेघर हो गए मिस्टर पीटर। तो इस वजह से मिस्टर पीटर को एक नई घर की आवश्यकता महसूस हुई। तो मिस्टर पीटर अप्लाइज फॉर हाउसिंग लोन ऑन 1st of May 2016 which was sanctioned for rupees 30 lakhs on 15th of May 2016. The house property was acquired by him on 31st of October 2016 for rupees 49 lakhs. Interest paid by him was rupees 2,35,000. ये जो इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन जाता है टुवर्ड्स ATEE की तरफ। ATEE, इन्होंने अपना एक चेन्नई का प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसके बाद वो बेघर हो गए और फिर उन्होंने नए घर के लिए अप्लाई किया और नए घर में डेटा आपको दिया गया। तो उस पे जो लोन लेके जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो उन्होंने इनकर किया है, दैट इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स इज गवर्न बाय, बताइए किस सेक्शन का नाम मैंने लिया है? ATEE। एक नया सेक्शन आया है फॉर असेसमेंट ईयर 17-18। आप बोलोगे सर लेकिन इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन तो 24 में भी है। बिल्कुल है, मैं बताता हूँ उसके बारे में कि एग्जैक्टली किस तरीके से गेम आगे खेला जाएगा। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर पीटर वॉज स्टेइंग इन रेंटेड अकोमोडेशन फ्रॉम 1st June 2016 टिल 31st October 2016। अब क्यों रेंट पे रह रहे हो भाई पीटर? रहना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पीरियड के लिए वो बेघर थे, तो इस वजह से वो रेंटल अकोमोडेशन में रहते थे और इस वजह से रेंट पेड बाय हिम वाज हाउ मच? रुपीस 8,000 पर मंथ। किस सेक्शन की तरफ ये इशारा जा रहा है? ATEE, isn't it? तो आइडिया लग रहा है अल्टीमेटली किस लेवल पर लेकर गया क्वेश्चन को। अब तक तो आप भाप गए रहेंगे कि क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूँ एग्जामिनेशन का तो फिर गेम कैसी खेली जाती है। आइए आगे। He holds securities of foreign company which he acquired when he was staying abroad, from which interest accrued and received by him outside India was rupees 2 lakhs. Student notice करो कि this person Mr. Peter है resident but not ordinary resident, ठीक है ना। और एक ज़माने में जब वो विदेश में रहते थे वहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है? एक एसेट को एक्वायर कर रखा है, सिक्योरिटीज इन द फॉरेन कंपनी। तो उससे जो उन्हें इंटरेस्ट मिला है एंड रिसीव भी भारी हुआ है, अक्रूवल एंड रिसीव बोथ हैव हैपेंड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, उसका स्टेटस क्या है? AY 17-18 में उसकी स्टेटस क्या है? द स्टेटस फॉर हिम स्टूडेंट्स इज दैट ऑफ RNNOR। बी केयरफुल, RNNOR फॉर असेसमेंट ईयर 17-18 उसकी स्टेटस है। और RNNOR का केस तो आपको पता होगा, क्या उनके लिए एक्सक्लूड है? अगर कोई एक सोर्स इंडिया के बाहर है जिससे उनको इनकम अक्रू एज वेल एज रिसीव अगर बाहर हुई है तो RNNOR के लिए वो इनकम सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल नहीं होगा। और अगर सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल नहीं होगा तो उस पर आप टैक्स नहीं लगाओगे। आगे, फर्दर ही हैड इन्वेस्टेड इन द डिबेंचर्स ऑफ इंडिया, सॉरी उसके ऊपर था रेंट रिसीव फ्रॉम गिविंग फर्नीचर ऑन हायर रुपीज 6 lakhs। तो बहुत सारे शायद अपने साथ सामान लाए होंगे फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो उसको हायर में देके 6 लाख प्राप्त हुई। फर्दर he has invested in the debentures of Indian company while he was in NRI on 1st of January 2014 for rupees 10 lakhs। तो जब NRI थे एक ज़माने में, तब उन्होंने क्या किया था? डिबेंचर्स इन इंडियन कंपनी इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए पे। The said debentures were transferred on 1st of November 2016 for rupees 18 lakhs। Further, the interest on said debentures earned during the previous year 16-17 was rupees 1 lakh। The TT buying rate and selling rate was as follows। ये क्या है गेम स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन वालों के लिए ये
उनके पास एक ऑप्शन है चैप्टर 12A का कि जब एक नॉन रेसिडेंट ने जब एक खरीदा होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन ने अगर कोई एक सिक्योरिटी खरीदी होगी, एलिजिबल सिक्योरिटीज, जिस जनरली वो इंडियन कंपनी की सिक्योरिटीज हैं एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो अगर उन्होंने अपने फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके अगर उन्होंने क्या किया है, एलिजिबल सिक्योरिटीज को एक्वायर किया है, तो ऐसे केस में जब वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो उनके पास ऑप्शन है कि एक कंसेशनल टैक्स रेट के अंदर आके वो अपना टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट इज इन चैप्टर 12A, चैप्टर 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ये कंसेशनल टैक्स रेट क्या है स्टूडेंट्स? तो ये कंसेशनल टैक्स रेट स्टूडेंट्स है आपका द टैक्स रेट विच इज देयर फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10%, और अगर ये अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अगर उस सिक्योरिटीज से अगर उनको इनकम प्राप्त हो रही है उस सिक्योरिटीज से अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसकी टैक्स रेट होगी 20%। प्लीज नोट करना स्टूडेंट्स, ये जो 20% ऑन द अदर इनकम होगा, दैट 20% ऑन द अदर इनकम वुड बी ऑन द ग्रॉस अमाउंट, नेट पे नहीं ग्रॉस पे होगा। तो ये चीज़ है। तो ये एनआरआई को क्या है, ये बेनिफिट उपलब्ध है चैप्टर 12A के अंदर टू अप्लाई द कंसेशनल टैक्स रेट। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, और वो ये है कि ये जो आपके एनआरआई है, बी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, ये जो आपके एनआरआई है, अगर ये रेसिडेंट भी बन जाए तो चैप्टर 12A उनको एक ऑप्शन देता है। चैप्टर 12A गिव्स देम एन ऑप्शन कि आप वो कंसेशनल टैक्स रेट ऑफ चैप्टर 12A वो कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो अगर वो चाहे तो इट कैन बी कंटिन्यूड टू देम फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। अब आप बोलोगे टीटी बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आई विल नॉट, बस सीधा सो सोल्यूशन के लेवल पे आपको बता दूंगा। एंड फाइनली मिस्टर पीटर वांट्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ चैप्टर 12A इन AY 1718। तो उन्होंने कहा है कि वो रेसिडेंट हो जाने के बावजूद भी वो इस चैप्टर 12A को अवेल करना चाहते हैं। कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 1718। आपको कुछ CI फैक्टर्स दिए हैं। सो स्टूडेंट जल्दी से यू विल फर्स्ट ट्राई टू टेक अ नोट ऑफ, पहला मेन आंसर लिखने के पहले उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानकारी दे दें आप तुरंत। ये मेन आंसर 16 मार्क का होगा। सो जस्ट राइट योर आंसर्स नाउ क्विकली। साथ में पेन और पेपर रहेगा आपका, ठीक है? चलो जल्दी से। मिस्टर पीटर हैज स्टेड in India for more than 182 days in financial year 16-17. Therefore, his status is that of a resident in India. However, the additional conditions laid down under section 6 is not satisfied, and hence he shall be considered as RNNOR for AY 1718. चलो as per section 5, in case of
RNNOR, comma, income accrued outside India, ब्रैकेट में लिखो, and also received outside India. From a source situated outside India shall not be chargeable to tax. Therefore, interest received from foreign securities interest received from foreign securities shall be outside the scope of section 5. ठीक है, चलिए फिर टोटल इनकम बना लें इसका तुरंत। इसके न्यूमेरिकल्स तो मैंने वर्कआउट कर रखे हैं, तो मैं ज़्यादा इस पे ये नहीं करूँगा। फाइन, चलो स्टूडेंट्स, अब टोटल इनकम बस ये इंफॉर्मेशन लिख के, क्योंकि ये RNNOR का स्टेटस था, तो पहला होगा आपका यहाँ पे कंप्यूटेशन of total income of Mr. Peter. RNNOR AY 1780. Particulars, amount in rupees, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या क्या इनकम है उसके बाद स्टूडेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी का एक इनकम यहाँ पर उसका होगा, क्योंकि उसका स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप देखोगे, इंटरेस्ट पेमेंट है तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट पेमेंट की डिडक्शन मिलती है, और मैक्सिमम डिडक्शन है वैसे तो 2 लाख का है अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो। अगर आपने एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एज सच देखा जाए तो इंटरेस्ट उसने 2,35,000 का पे किया है, और यहाँ पे एक सेक्शन 80EE है जिसके सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 80EE, क्योंकि उनका कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है, इस वजह से स्टूडेंट्स होगा ये दैट 80EE का डिडक्शन 50,000 एक है मैक्सिमम अमाउंट, तो वो डिडक्शन आपको 80EE में मिल जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट अप टू मैक्सिमम 2 लाख वो आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के कंपटीशन में मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ 24 एज वेल एज 80EE। तो यहाँ पे जरा जल्दी लिखो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो GAV ये सब नीली है, बेकार की ताम झाम, खत्म करो इसको जल्दी। NAV, अरे
ठीक है, ये सब यहाँ ये तो दिक्कत है सबका, क्या बोलूँ, सब लिखो नील। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड टू acquire हाउस प्रॉपर्टी। कितना था आपका टोटल इंटरेस्ट? 2,35,000, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, 50,000 जो है वो नेट 50,000 जो होगा ये वहाँ पे अपने पे कर दिया है। सो देयरफॉर ये पे मतलब कि 80EE में आपको मिलना है। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको बच जाता है 1,85,000। सो बाहर नेट 1,85,000 आप लेकर चलोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब आते हैं सेकंड पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो है पीजीबीपी में। तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट इज पीजीबीपी, और पीजीबीपी में वो रॉयल्टी इनकम जो उसको प्राप्त हुआ है, रॉयल्टी ऑन इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कितना आपको मिला? 25 लाख। अच्छा, ये अगर कोई इस पे एक्सपेंडिचर वो इनकर करते, ध्यान से सुनना, अगर इस पे कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते तो ये जानते हुए कि इस पे 115 BBF का स्पेशल प्रोविज़न लग रहा है 10% का, तो इसी वजह से कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है ये ग्रॉस टैक्सेशन में जाएगा। स्टूडेंट्स बी केयरफुल। तो ये आ गया कैपिटल गेन्स। अब कैपिटल गेन्स में देखो, यहाँ पे दो कैपिटल गेन्स है। एक तो आपका डिबेंचर्स को बेच के जो इंडियन कंपनी है, और दूसरा क्या है आपका चेन्नई का जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था वो आपने बेच के उससे कैपिटल गेन्स कमाया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो होगा दैट वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ये कभी बेचा आपने? 30 अप्रैल 2016 को। ठीक है, जिसमें से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप लोगे ये आपका होगा 1.25 करोड़ लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसकी कॉस्ट थी 80 लाख की। इंडेक्सेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर्स ये कंसिडर कर लें आप लोग, और मुझे पता है मैंने इसको वर्कआउट कर लिया है। तो ये होगा 1.1465 करोड़। ठीक है, जिससे आपको 12/10/35/032। तो ये अमाउंट आपके पास है 10,35,000 रुपये। अब इसमें से स्टूडेंट्स ये आप एग्जाम्शन बोलोगे, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 GB। क्वेश्चन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, उसने हाउस प्रॉपर्टी जिसने जो शेयर्स को एक्वायर की है उस एक्विजिशन से विद इन 1 ईयर, उस एक्विजिशन से मतलब कि लगभग क्वेश्चन को देखते हुए पता चल रहा है कि उसकी शेयर्स एक्विजिशन हुई है समवेयर अराउंड व्हाट डेट, 1 जून 2016 के आसपास। और फिर 1 साल के अंदर अंदर उसे क्या करना है, एसेट पे एक्वायर कर लेना है। प्लांट एंड मशीनरी में जो एलिजिबल एसेट है उस पर एक्विजिशन कर लेनी है कंपनी को। तो क्वेश्चन तो दे रहा है कि 31 दिसंबर को ही उसने क्या किया, 1 करोड़ की एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी कंपनी ने एक्वायर कर ली है। तो एग्जाम्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट्स इसका। अच्छा, पर तो एग्जाम्शन कितना होगा आपको ये ध्यान रखना, जो कैपिटल गेन्स आपके पास आया है वो वही हो प्रोपोर्शनल बेसिस में। कितना नेट कंसिडरेशन आपने इन्वेस्ट किया था इन द न्यू प्लांट एंड मशीनरी? 1 करोड़, जबकि आपको मिला कितना था? 1.25 करोड़। तो
तो ये आपका अमाउंट है एग्जाम्शन का, एंड दैट फेचेस यू अप्रॉक्सीमेटली 8,28,025। ठीक है, ये अमाउंट बनता है इसका, और आप इसको रिड्यूस कर लो तो 2,07,007 ये कैपिटल गेन्स है। अब यहाँ तक तो आते आते आप लोग धराशायी हो जाओगे, आप लोग गलती तो करोगे इसमें, कभी प्रैक्टिकल करते तो हो नहीं। वो तो गनीमत मानो कि रेगुलर और कैप्सूल में भी आपको मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व करवा दिए। तो ये सिचुएशन में आपको पता हो गया कि 2 लाख के आसपास कैपिटल गेन्स है। इस पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स को, आपको क्या करना है, इस पे और एक एग्जाम्शन उसको मिल सकता है, वो है सेक्शन 54 का, क्योंकि उसने जो कंसिडरेशन है, नेट कंसिडरेशन है 1.25 करोड़ में, उसमें से 1 करोड़ ही उसने पार्शियली क्या है, इस्तेमाल किया है। तो यही वजह है कि मैं ये मान सकता हूँ कि अभी भी 54 की गुंजाइश है, क्योंकि 54 का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसने चेन्नई का हाउस प्रॉपर्टी बेचा है, और उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उसने एक नया हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया है, और दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई 54 के कंडीशन यहाँ पे टैली हो रहे हैं। एंड हेंस फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेस द एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54, और 54 का एग्जाम्शन बोलता है कैपिटल गेन और सेल्स कंसिडरेशन whichever is less। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन, ये जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे 1.25 करोड़ का मैंने सेल था, उसमें से 1 करोड़ मैंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करवा दिए, तो अभी भी 25 लाख रुपए मेरे पास बचा है एज अ सेल कंसिडरेशन फॉर अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, मैं ये कह सकता हूँ, isn't it? तो 25 लाख बचा है फॉर द पर्पज ऑफ द न्यू एसेट। कैपिटल गेन्स मेरा 2 लाख है, तो 2 लाख अगर है तो ये पूरा 2 लाख क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड फाइनली मुझे अपनी कैपिटल गेन्स कितनी मिल जाएगी, निल। कैपिटल गेन्स देन शुड बी निल इन दिस केस। यहाँ से कैपिटल गेन्स निल आ रहा है, तो फर्स्ट कैटेगरी का जो कैपिटल गेन्स था वो निल हमको दे रहा है एज फार एज दिस पॉइंट इज कंसर्न। लेकिन कैलकुलेशन इस तरीके से, आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो डिबेंचर्स को लेके। सो ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आपको नीचे और एक कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जन और रिकन्वर्जन वाला कैटेगरी है। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन, यहाँ पे लिखो फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 इज एप्लीकेबल, क्योंकि फर्स्ट प्रोवाइजो एक नॉन रेसिडेंट के लिए है जो कि अपने कंसिडरेशन को यूटिलाइज करता है टू एक्वायर द सिक्योरिटीज ऑफ द इंडियन कंपनीज। तो इन दैट सिचुएशन स्टूडेंट्स ये क्वालिफाई कर जाएगा फॉर फर्स्ट प्रोवाइजो। तो पर्टिकुलर्स आपको फिर एवरेज ऑफ टीटी बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट, और फिर उसको यूएसडी में ये अमाउंट आपको आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली लेट्स हैव अ लुक। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है आपका डिबेंचर्स को लेके, जो अमाउंट आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर 18 लाख, जो आप एवरेज लोगे ये ऑन ट्रांसफर डेट पे जो एवरेज आपका स्टूडेंट्स बनेगा 54.55, और इसको यूएस डिवाइड करके आपको इक्विवेलेंट यूएस डॉलर अमाउंट मिल रहा है। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, ये जो आपका कितना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 lakhs, और ये एक्विजिशन रेट में ये कंसिडर हो रहा है, और यहाँ पे 48.5 20,619, तो कुल मिला के आपको आ गया 12,378,
अब इसको ये तो डॉलर में आया हमें, और फिर इसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू INR by multiplying the TT buying rate as on the date of transfer. So multiplied by TT buying rate as on transfer date. तो ये आपको बाइंग रेट 54 का है, मल्टीप्लाई करके फाइनली आपको अमाउंट आ जाएगा 668,412. कैपिटल गेन से स्टूडेंट्स आपको 668,412 ये पर्टिकुलर अमाउंट आ रहा है, एंड दैट इज प्रिसाइसली हाउ द थिंग्स नीड्स टू बी लुक्ड अपॉन. ठीक है, चलिए अब दूसरा जो हेड है आपके पास IFOS, उसमें दो इनकम आपके पास है. एक तो आपका है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम गिविंग फर्नीचर ऑन हायर, तो कितना है 6 लाख रुपए. और दूसरा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इस पे आपने स्पेशल टैक्स रेट लगाना है चैप्टर 12A का, और यहाँ पे भी ध्यान रखना ग्रॉस टैक्सेशन इस पे होगा. इसका मतलब ये है कि कोई अगर एक्सपेंडिचर आपको दिया गया हो कि कोई एक्सपेंडिचर इस इंटरेस्ट इनकम पर है, तो आप उसको सिंपली इग्नोर करके चलेंगे. तो 2 लाख ये आप हटा दें इसको, सॉरी 2 लाख कुल मिला के ये हो गया 8 लाख. और फिर सबका टोटल ले लेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम ये आपके पास आ गया, isn't it? और ये 37,83,412. 37,83,412. फाइन स्टूडेंट्स, अब आ जाओ चैप्टर 6A में. So let's chapter 6A. Now in the context of chapter 6A, ATEE ये पहला सेक्शन आपका, और मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 मिल सकता है आपको, ये एक पॉइंट. इस वजह से मैंने बैलेंस 24 में लिया था. और दूसरा है आपका स्टूडेंट्स रेंट पे रह रहे थे आप, ATEE जिसका लिमिट पहले 2,000 रुपये पर मंथ था, अब वो उन्होंने 5,000 कर दिया उसका, जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड जो है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड 5,000 के हिसाब से. तो ATEE में लोअर ऑफ 25% of adjusted total income, rent paid minus 10% of adjusted total income, और फिर फाइनली आपका होगा 5,000 पर मंथ इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, जिसके लिए उन्होंने रेंट पे अपना गुजारा किया. तो इससे तो स्टूडेंट्स अमाउंट बाहर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली. ये कितने महीने के लिए था? 5 महीने के लिए था. तो द नंबर ऑफ मंथ्स वाज 5 मंथ्स, सो अकॉर्डिंगली 25,000 यहाँ से आ रहा है. अच्छा, अभी एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है स्टूडेंट्स, पहले ये समझ लो आप लोग. एडजस्टेड टोटल इनकम में टोटल इनकम जो होगा आपका, वो इस पे से माइनस करेंगे आप लोग 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या 111A का इनकम, ये माइनस हो जाएगा. और एक स्पेशल इनकम स्टूडेंट्स 115A का इनकम, जो रॉयल्टी एंड FTS नॉन रेसिडेंट के लिए, वो माइनस होगा. एंड फाइनली आपका चैप्टर 6 से डिडक्शन जो है वो आप माइनस करोगे. तो आप पूरी ये चीज करके देख लीजिए, और तकरीबन फिर आपको कुल मिला के 30,65,000 अप्रॉक्सीमेटली
उतना अमाउंट आना चाहिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द अमाउंट दैट यू शुड ऑलवेज गेट इट। अब ये होने से आपकी समस्याओं बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी जो रेंट पेड है स्टूडेंट्स, आप खुद ही देखो, ये 8,000 हुआ, इनटू कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए 40,000। लेकिन ये जो ATI है, तो ये जो ATI है, ये 10% अगर हम इसका 30 लाख का लेंगे तो ये 3 लाख हो रहा है। IPCC में ऐसी गेम आपने खेली होगी कि यही नंबर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यही नंबर नेगेटिव हो गया। तो जब यही नंबर नेगेटिव हो गया तो लोअर अमाउंट तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नील मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कोई डिडक्शन ATG का अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो रेंट पेड और ATI जो 30,65,000 है उससे नेगेटिव हो जाता है। एंड देयरफॉर फाइनली मेरा टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग 50,000 बिकम्स दिस मच। ये अमाउंट हो जाता है स्टूडेंट्स। अब उससे अब आप टैक्स लायबिलिटी की तरफ आएंगे। टुवर्ड्स द टैक्स लायबिलिटी, पहले तो स्पेशल टैक्स रेट्स जो होंगे वो आप उसको कंसिडर करें। तो स्पेशल टैक्स रेट्स में चैप्टर 12A में जो आपका है ये 2 लाख का जो इंटरेस्ट इनकम है, इस पर मैंने क्या कहा था आपको, 20%, 40,000। और जो दूसरा है आपका इस कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर 12 में ही 668,412 एट द रेट ऑफ 10%, तो 66,841। ये टोटल करके आप पहुंच गए ये अमाउंट पे। बैलेंस एट नॉर्मल रेट्स, सॉरी अभी भी एक पेटेंट वाला बाकी है। अंडर सेक्शन 115 BBF 25 लाख का जो है पेटेंट 10% के हिसाब से, तो ये 2.5 लाख हो गया। और अब आप लगाओगे जनरल टैक्स रेट, और ये बैलेंस पता लगाना होगा कि 25 लाख हो गया, ये 2 लाख ये हो गया, 6,68,412। तो ये सब अल्टीमेटली अमाउंट को आप कंसिडर करते हुए यहाँ पे तो जनरल टैक्स रेट जो होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या कितना बच जाता है इस सब को कंसिडर करने के बाद, 27 लाख ये हो गया आपका 3368। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो भी बैलेंस आएगा देख लेना, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, उसमें से जनरल टैक्स रेट में से आप माइनस 2.5 लाख का बेसिक इनिशियल लिमिट दे देना, ठीक है। जो अमाउंट आएगा वो लिख दें यहाँ पे। और फिर फाइनली ये जो टैक्स अमाउंट रहेगा ये इस पे आप ऐड करोगे, सरचार्ज लगेगा यहाँ पे। 1 करोड़ के ऊपर इसका इनकम गया है, टोटल इनकम क्या 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो सिर्फ आप एजुकेशन सेस ऑफ 3% ये बस लगा के आप अपना काम कंप्लीट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर देयर। और ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने आपके लिए बनाए हैं, और आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू इंश्योर टू गो थ्रू इट। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो रेगुलर और कैप्सूल कोर्स स्टूडेंट्स होंगे प्लीज़ केयरफुल रहना। रेगुलर और कैप्सूल कोर्स स्टूडेंट्स, मॉडल टेस्ट पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो आपको लगेगा कि मैंने जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर जो दिए थे उसका एक क्वेश्चन एंड आंसर ऐसे आपको फील होगा, लेकिन नहीं है स्टूडेंट्स।
इसके अंदर मैंने कुछ और अमेंडमेंट्स डाले हुए हैं और वो कैप्चर हो रहा है इसके अंदर, तो जस्ट बी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसको स्किप मत कर देना, अरे हाँ ये तो हमने किया हुआ है। वो रेंटल इनकम था, फिर उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी को बेच के उसने क्या किया है, 2 घर खरीदा है एडजेसेंट हाउस प्रॉपर्टी, और कुछ 54 EC में भी कुछ उसने इन्वेस्टमेंट किए। वो पर्टिकुलर पॉइंट था। मैंने यहाँ पे अमेंडमेंट के कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, जैसे कि IDS स्कीम में वो आदमी क्या कर रहा है, कुछ डिक्लेरेशन डाल रहा है, तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स अल्टीमेटली आपको उस क्वेश्चन में, मैंने आपको ये अमेंडमेंट करवा दिया था, लेकिन इसको इस होलिस्टिकली पूरे क्वेश्चन में मैंने एक मर्ज कर रखा हुआ है। ठीक है, तो बस ये 2-3 अमेंडमेंट इसके अंदर और कैप्चर्ड है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देख लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सोल्यूशन यहाँ पर होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जो अपने सोल्यूशन यहाँ पे जो बनाया है, इंश्योर करना ये जो वर्किंग जो नोट रहेगा इसमें, पहला वो 80EE का हो आ जाएगा, जो एप्लीकेबल होगा फॉर इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है। ये या तो रेसिडेंट हो सकता है नॉन रेसिडेंट, वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यहाँ तो वो रेसिडेंट हो चुका था, लेकिन ये वैसे नॉन रेसिडेंट को भी एप्लीकेबल है। कुछ और कंडीशंस लिख लो यहाँ पे। लोन सैंक्शन जो होना चाहिए शुड बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। ये 1 साल के लिए अमेंडमेंट को उजागर रखा है। इसके बाद लोन सैंक्शन जो होगा इसका शुड बी लेस देन और इक्वल टू 35 lakhs, इतने की लोन। वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इज लेस देन और इक्वल टू ₹50 lakhs, लेस देन और इक्वल टू ₹50 lakhs। तो ये कंडीशन ध्यान रखना स्टूडेंट्स 80EE का। कंडीशन ध्यान रखेंगे आप लोग 80EE का, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। और ये क्वेश्चन में ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वजह से मैक्सिमम डिडक्शन इसको मिला है कितना यहाँ पे, हियर इन मैक्सिमम वाज ₹50,000। और एक कंडीशन ध्यान रखना, और एक कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे, assessee does not own residential house property on the date of sanction of loan। जब लोन सैंक्शन किया गया था तब वो एसएससी के पास कोई भी अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन अल्टीमेटली यहाँ पर मैंने बना के रखा है। फाइन, अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप खुद ही देखना हो कि उसकी चेन्नई की हाउस प्रॉपर्टी उसने बेच दी थी, चेन्नई की हाउस प्रॉपर्टी उसने बेच दी थी पहले, फिर लोन सैंक्शन होता बाद में, और तब तक वो बेघर रहता है, तो किसी भाड़े के मकान में रह रहा है। और एक चीज़ नोटिस करना स्टूडेंट्स, 80GG के डिडक्शंस के लिए भी, फॉर 80GG डिडक्शंस ऑल्सो सेम कंडीशन इज रिक्वायर्ड। सेम कंडीशन उसके लिए भी 80GG के लिए लगती है, जहाँ पे कि आपको 80GG की डिडक्शन तभी दी जाएगी जब आपका अपना कोई मकान नहीं होगा। तो उसके लिए भी वो क्वालिफाई वैसे कर गया था, अनफॉर्चुनेटली उसके पास वो जो फॉर्मूला के हिसाब से उसकी कोई डिडक्शन बनी नहीं, लेकिन वो कंडीशन उससे सेटिस्फाई वैसे उसका कर लिया था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 54GB का पॉइंट आपको लिखना होगा अपने नोट्स में, और 54GB के पॉइंट में ध्यान रखना, वो जो इन्वेस्टमेंट जो करता है, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो करना होगा, कब तक करना है आपको, विद इन 1 year from the date of subscription of shares। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप स्पेशल टैक्स रेट का 115 BBF के बारे में लिख दें भैया, ये एलिजिबल कर जाएगा। ही इज़ अ ट्रू एंड ओरिजिनल इन्वेंटर ऑफ द पेटेंट, तो उसकी वजह से जो रॉयल्टी इनकम है वो टैक्स के लिए एट 115 BBF
10% का जो रेट है उसके लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा। दैट इज़ वन थिंग दैट यू शैल पुट फोर्थ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनती है स्टूडेंट्स। तो अब इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखना, वो क्वेश्चंस को आप लोग गो थ्रू करें, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। वन मोर थिंग विच आई विल टेल यू, ये 3 पेपर और ABC, देखो ABC में तो वो तो कॉम्प्रिहेंसिव है ही है, 3 पेपर और ABC का अप्रोच एंड द केस लॉस जो हमने रखे हैं, मैंने आपके साथ क्या क्या ऑफ लेटली फाइल शेयर की है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके पहले वाले सेगमेंट में ABC था, साथ ही साथ मैंने ICDS के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं। MTP में भी क्वेश्चंस आएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, मैंने आपको ICDS का वहाँ पे बताया था, और अमेंडमेंट का कंसोलिडेटेड फाइल, ये मैंने लिंक शेयर की थी आप लोगों के साथ। एंड नाउ MTP प्लस द केस लॉस। फाइन स्टूडेंट्स, तो होपफुली अभी आप लोग इसको गो थ्रू करेंगे, क्विकली देख लीजिएगा, अपने हिसाब से प्लानिंग स्ट्रैटेजी करना। आई डोंट वांट टू इंटरफियर बिकॉज आपके पास दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, लेकिन इंश्योर करें कि गो थ्रू कर लेना आप लोग। ठीक है, मुझे टैबलेट करते रहिएगा। मैं अब आपको स्टूडेंट्स थ्रू वीडियो लिंक लेक्चर अब आपको इसका के पेपर के दिन में मिलने वाला हूँ। इसका के पेपर के दिन आपको वही 2 वीडियोस, एक होगा आपको सेंटर में जाके देखना है, और ये कब देखोगे? 6 बजे फर्स्ट वीडियो। तो इसका के पेपर के बाद 6 बजे शाम को आप पहुंचिए अपने सेंटर में, DSTC के सेंटर में। तो 6 PM को फर्स्ट वीडियो वहाँ पे लोड कर दी जाएगी, और सेकेंड वीडियो स्टूडेंट्स घर पहुँच के जैसे आप डिनर कर लोगे, आप सेकेंड वीडियो देख लेना 10 साढ़े 10 के बीच में। ये आप YouTube में मैं आपको इसकी लिंक दिलवा दूंगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जो बोलेंगे कि सर इंटीरियर्स में चले गए या फिर असुविधा होगी, तो ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ये 8 PM को या तो ये सेंटर में जाके आप देख लो, या 8 बजे मैं इसको YouTube में इसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होगा। तो अब ये सिचुएशन में आप लोग इसका के दिन ये हैंड होल्डिंग मैं आपको करवा दूंगा, तो ये आपके एक फाइनल ये रह जाएगा। अब बोलेगी इसके अंदर क्या होगा, पेपर दे दोगे DT का? नहीं, मैं जो आपको जो ऐसे भारी सेक्शन, जैसे आज का ये जो क्वेश्चन हमने किया था जो काफ़ी एब्जॉर्बिंग है, वो चीज़ एक बार आपके साथ समेट लेना चाहता हूँ। फाइन, और फिर स्टूडेंट्स मुझे बताते रहना, शेयर करते रहना। अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे एक 4-5 दिनों के अंदर आप बताएं, तो उस हिसाब से अगर कुछ छोटे वीडियोस बनाने होंगे तो मैं आपके लिए मे बी आफ्टर 18-19 के आसपास बना लूँगा, तो बता दे रहा। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, केस लॉस मैंने जैसे बताया है आपको, सारे केस लॉस आपके जानकारी में है, तो फैक्ट्स को आप स्किप कर दीजिए, इशू अंडर कंसिडरेशन को स्किप कर दीजिए, और जो नीचे के 3 पॉइंट है, प्रोविजन ऑफ लॉ, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, उस पर फोकस करना। कुछ कलर्स रखें, उसके कुछ संदेश दिए गए, वो मैंने आपको उसमें आप केस लॉ में देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये कलर का अहमियत क्या है। तो उस हिसाब से उस पर फोकस करते हुए जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहे देखते रहना। अब पूरी तरह से अब जुड़ जाओ स्टूडेंट्स, बिना आपका टाइम ले आगे और वेस्ट करते हुए देख ले। होपफुली दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव डन इट। चाहता हूँ तो आपके साथ तो लेक्चर्स और एक्सटेंड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आई डू नो योर टाइम वुड बी मोर प्रीशियस राइट नाउ, और आप तेज़ी से खुद से आज की तारीख में पढ़ लोगे एज कम्पेयर टू वॉचिंग अ वीडियो राइट नाउ। सी यू देन सून। एनी हेल्प रिक्वायर्ड लेट मी नो। फाइन, और मिलेंगे डायरेक्टली ऑन योर एग्जामिनेशन डे। डू वेल स्टूडेंट्स, एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। और एक चीज़ है, मे बी बिफोर यू हिट डाउन टू योर द एग्जामिनेशन, एक बार आपको विश जरूर कर लूँगा अपने तरीके से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।